हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और उम्मीद करता हूँ जो आपकी प्रिपरेशन है वो भी सही जा रही होंगे। बिल्कुल जो हमारा ए टू जेड रीजनिंग का जो बैच था उसको हम कंटिन्यू करेंगे। आज हम पढ़ेंगे स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, जो कि सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है इनमें जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन सवालों को हम कैसे करते हैं। ठीक, तो बेसिकली इसमें क्या होता है, इसमें आपको एक या दो स्टेटमेंट आपको दिए हुए होंगे। ठीक, उसके बाद कंक्लूजन एक दो या तीन जो है कंक्लूजन दिए हुए होंगे। जनरली दो कंक्लूजन दिए हुए होते हैं। ठीक, आपको करना क्या होता है कि जो कंक्लूजन होते हैं आपको ये चेक करना है क्या हम उनको स्टेटमेंट से ड्रा कर सकते हैं, क्या वो स्टेटमेंट्स की को पढ़ के हम उनको ये बोल सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं कि हाँ ये स्टेटमेंट से दिया हुआ है। ठीक, मतलब कि कंक्लूजन जो होता है आपको चेक करना है कि वो स्टेटमेंट में हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं, हम उसको वहां से निकाल सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं। अगर हाँ तो वो कंक्लूजन फॉलो होगा, नहीं तो नहीं फॉलो होगा। ठीक है, मतलब कि आपको अगर अपना लॉजिक यहाँ पे नहीं लगाना है कि आपके लॉजिक के हिसाब से या कोई अजम्पशन नहीं लगानी है। ठीक है, और इसमें जो है वर्ड्स का खास ख्याल रखना होता है, बस बाकी और कुछ है ही नहीं। ठीक है, और हाँ जो हमने एक टॉपिक पढ़ा था ब्लड रिलेशन का, जो कंसेप्ट हमने पढ़ा था, तो उस पे एक सवाल था क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 एक सवाल था, उसमें थोड़ी बहुत आप वर्ड्स में चेंज करें। क्वेश्चन नंबर 9 में जो वो पॉइंटिंग टू रेखा, पॉइंटिंग टू फोटोग्राफ रेखा सेट, उसमें लास्ट पे आप लिखेंगे हाउ इज द पर्सन इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू रेखा। ठीक है, मतलब कि जो फोटोग्राफ में जो बंदा था वो रेखा को क्या लगता था। देखो इसमें थोड़ा डिफरेंस, अगर आपको ये वहां पे पूछा जाएगा कि हाउ इज द पर्सन इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू रेखा, इसका मतलब है जो फोटोग्राफ में जो बंदा है वो रेखा का क्या लगता है। ठीक, ये इसका मतलब है। दूसरा स्टेटमेंट ये भी हो सकता है हाउ इज रेखा रिलेटेड टू दैट पर्सन इन द फोटोग्राफ, मतलब रेखा उसकी उस इंसान की क्या लगती है। तो दोनों स्टेटमेंट्स का अलग अलग मतलब है, दोनों स्टेटमेंट्स का अलग अलग आंसर होगा। तो इस सवाल का जो आंसर था वो था एंकल। वो जो बंदा था फोटोग्राफ में वो उसका मैटरनल अंकल लगता था, और वो उसके माँ का भाई था, मैटरनल अंकल था। ठीक है, वो बंदा, ठीक है, वो उसका अंकल लगता था। अगर ये बताया जाता था कि रेखा उसकी क्या लगती थी, रेखा उसकी नेफ्यू भी हो सकती थी, नीज भी हो सकती है, क्योंकि हमें सवाल में कब कहीं भी ये नहीं बोला गया था कि जो रेखा है उसका जेंडर क्या है। तो ये थोड़ा बहुत आप वर्ड्स का खास ख्याल रखेंगे, क्या वर्ड क्या मतलब रखता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला सवाल है, रीडिंग बुक्स इंक्रीजेस नॉलेज, किताबें पढ़ने से जो नॉलेज है वो इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक, ये हमारी ये एक ही स्टेटमेंट दिया हुआ है, एक स्टेटमेंट है। ठीक, अब इसके बाद क्या है, कंक्लूजन में क्या है, ऑल नॉलेजेबल पीपल दे रीड बुक्स, जितने भी लोग जिनके पास नॉलेज होती है वो बुक्स पढ़ते हैं। क्या हम इसको स्टेटमेंट से कंक्लूड कर सकते हैं? मेरे हिसाब से नहीं कर सकते। क्यों? जितने भी नॉलेजेबल लोग हैं वो किताबें पढ़ते हैं, ऐसा कोई जरूरी है नहीं। स्टेटमेंट में सिर्फ इतना लिखा है कि रीडिंग बुक्स, किताबें पढ़ने से आपकी नॉलेज बढ़ जाती है। बट इसका मतलब ये नहीं कि जितने भी नॉलेजेबल लोग हैं वो किताबें पढ़ते होंगे। क्या पता कोई इंटरनेट से भी नॉलेज हासिल कर रहा होगा, कोई और सोर्स से नॉलेज हासिल कर रहा होगा। तो इस कंक्लूजन को हम गलत मानेंगे। दूसरा कंक्लूजन क्या है, बुक्स आर द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज, बुक जो है सिर्फ और सिर्फ हम बुक से नॉलेज हासिल कर सकते हैं। तो ये भी हम गलत मानेंगे। क्यों? क्योंकि देयर आर अदर सोर्सेज एज वेल, और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं जिनसे हम नॉलेज हासिल कर सकते हैं। स्टेटमेंट में तो ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है कि जो बुक्स से ही हम नॉलेज हासिल कर सकते हैं, सिर्फ इतना लिखा है कि बुक्स पढ़ने से नॉलेज बढ़ जाती है। बट इट डजंट मीन दैट ऑल नॉलेजेबल पीपल दे रीड बुक्स, बुक्स आर द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज। ये कोई हम जो है डेफिनेट केस नहीं मान सकते। ठीक, तो इसमें जो है नीदर वाला केस लगेगा। ठीक है, ऐसा आप देख सकते हैं। नीदर कंक्लूजन फॉलो द स्टेटमेंट डज नॉट इंप्लाई ईदर कंक्लूजन, रीडिंग बुक्स दे इंक्रीज नॉलेज बट इट डज नॉट मीन दैट ऑल नॉलेजेबल पीपल दे रीड बुक्स और दैट बुक्स और द ओनली सोर्स। ठीक है, तो आई होप जो है आई होप आपको ये सवाल बस जो है समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट, हेल्दी, एक न्यूट्रिशनिस्ट बोलता है जितने भी फास्ट फूड्स हैं वो सारे के सारे अनहेल्दी है, वो सेहत के लिए सही नहीं है। तो उसके बाद आई एंजॉय ईटिंग बर्गर, दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि एक नौजवान बोलता है कि मैं बर्गर्स खाना पसंद करता हूँ। ठीक है, अब कंक्लूजन क्या है, बर्गर्स और अनहेल्दी, जो बर्गर्स है वो अनहेल्दी है, वो सेहत के लिए ठीक नहीं है। क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल, हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे? ऊपर स्टेटमेंट में लिखा है जितने भी फास्ट फूड्स है वो अनहेल्दी है, और जो बर्गर्स हैं वो भी तो फास्ट फूड है, डायरेक्ट वो भी अनहेल्दी होगा। बिल्कुल हम डायरेक्टली जो है इस कंक्लूजन को यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। सेकंड क्या है, द यंग एडल्ट डज नॉट केयर अबाउट हिज हेल्थ, जो ये नौजवान है, जो
नौजवान है वो अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते। क्या ये आप कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि देखो ऊपर लिखा है कि जो यंग एडल्ट बोलता है कि मैं बर्गर्स खाना पसंद करता हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं कि जो ये जो है अपनी जो है सेहत का ख्याल नहीं रखता। इट डजेंट मीन दैट, इसका मतलब ये नहीं कि जो जितने भी यंग एडल्ट्स हैं वो अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते। इसने सिर्फ इतना कहा है कि मैं बर्गर्स खाना पसंद करता हूँ, बट इट डजेंट मीन दैट ही डजंट केयर अबाउट हिज हेल्थ। ठीक है, तो ये वाला कंक्लूजन जो है इसको हम डायरेक्टली फॉलो नहीं कर सकते। ठीक, हाँ अगर इतना लिखा होता द यंग एडल्ट माइट नॉट केयर अबाउट हिमसेल्फ, शायद आप जो है अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखते, तो तब जाके हम इस कंक्लूजन को यहां से ड्रॉ कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ही कंक्लूजन सिर्फ फॉलो होगा। ठीक है, सिंस बर्गर्स आर फास्ट फूड दे वुड बी क्लासिफाइड एज अनहेल्दी according to the nutritionist's statement. Conclusion 2 is an assumption about the young adult's preference, not necessarily based on the statement. ठीक है, मतलब ये एक assumption है कि वो अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखता, बट हमें स्टेटमेंट में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि वो अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखता। हमें सिर्फ इतना बोला गया है कि वो सिर्फ बर्गर्स खाता है। ठीक, टू पास द टेस्ट स्टूडेंट्स मस्ट स्टडी, एक प्रोफेसर बोलता है एक टेस्ट को पास करने के लिए स्टूडेंट्स को पढ़ना चाहिए। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट क्या है? जॉन फेल्ड द टेस्ट, जो जॉन है वो टेस्ट में फेल हो चुका है। अब कंक्लूजन क्या है? जॉन डिड नॉट स्टडी, जॉन ने पढ़ाई नहीं करी। क्या कहीं भी स्टेटमेंट में ऐसा लिखा है कि जॉन ने पढ़ाई नहीं करी? स्टेटमेंट में ऐसा लिखा है कि जॉन टेस्ट में फेल हो चुका है, और एक स्टेटमेंट में ये लिखा है कि जो अगर आपको टेस्ट को पास करना है आपको पढ़ाई करनी है। बट जॉन डिड नॉट स्टडी, जॉन ने पढ़ाई नहीं करी, ऐसा कहीं पे भी स्टेटमेंट में नहीं लिखा है। ऐसा भी हो सकता है कि जॉन इसलिए फेल हुआ क्योंकि वो चीजों को समझ नहीं पा रहा होगा, कुछ हेल्थ इशू होगा, कोई भी इशू होगा कि जॉन फेल हुआ है टेस्ट में। बट इसका ये मतलब नहीं कि आप डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते कि जॉन ने पढ़ाई नहीं करी। हाँ, अगर इतना लिखा होता है कि जॉन माइट नॉट हैव स्टडी, तो तब जाके हम इसको ट्रू मानते। बट सिंस यहाँ पे डायरेक्टली लिखा है कि जॉन डिड नॉट स्टडी, जॉन ने पढ़ाई नहीं करी, तो हम इसको गलत मानेंगे। क्यों? क्योंकि ये भी हो सकता है कि जॉन टेस्ट में फेल हो चुका है ड्यू टू अदर रीजन। ठीक, दूसरा स्टेटमेंट, ऑल स्टूडेंट्स हु स्टडी विल पास, जितने भी स्टूडेंट है जो पढ़ाई करेंगे वो पास हो जाएंगे। ऐसा भी कहीं भी नहीं लिखा है कि ये कोई गारंटी नहीं है कि जो स्टूडेंट पढ़ाई करेंगे वो पास हो जाएंगे। प्रोफेसर इतना कहता है कि टेस्ट को पास करने के लिए आपको पढ़ना चाहिए, बट इसका मतलब ये नहीं कि जो सारे के सारे जो पढ़ेंगे वो पास हो जाएंगे, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। तो इस स्टेटमेंट को भी हम गलत मानेंगे। ठीक है, सो इसका जो सही आंसर होगा नीदर कंक्लूजन फॉलोज। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है। द स्टेटमेंट ओनली सेज स्टडीइंग इज नेसेसरी टू पास, इट डजंट गारंटी पासिंग। ठीक, मतलब कि इतना लिखा है कि जो आपको टेस्ट को पास करना है तो आपको पढ़ाई करनी चाहिए, बट इसका मतलब गारंटी जो है पास होना जरूरी नहीं है। जॉन फेलिंग द टेस्ट डजंट नेसेसरली मीन हैड ही डिडंट स्टडी, जॉन टेस्ट में फेल हो चुका है इसका मतलब ये नहीं कि उसने पढ़ाई नहीं करी होगी। ही माइट हैव स्टडी, उसने शायद पढ़ाई करी होगी, बट स्टिल फेल्ड फॉर अदर रीजन, कुछ और रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से वो फेल हो चुका है। इट इज ऑल्सो नॉट स्टेटेड दैट ऑल स्टूडेंट्स हु स्टडी विल पास, ऐसा भी कहीं भी नहीं स्टेटमेंट में दिया हुआ कि जितने भी स्टूडेंट जो पढ़ाई करेंगे वो पास हो जाएंगे। सो अदर फैक्टर्स कैन इन्फ्लुएंस परफॉर्मेंस टू। ठीक, तो कहने का मतलब है अगर सिर्फ इतना लिखा होता है, देखो यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको वर्ड्स का ध्यान रखना है, शायद कहाँ पे लिखा है और डेफिनेटली कहाँ पे लिखा है। जॉन डिड नॉट स्टडी, ये डेफिनेट स्टेटमेंट है, मतलब कि इसमें कोई शायद वाय नहीं है। अगर इतना लिखा होता है जॉन माइट नॉट हैव स्टडीड, तो बिल्कुल हम इसको सही मानते, बट इसमें डेफिनेट लिखा है कि जॉन डिड नॉट स्टडी, जॉन ने पढ़ाई नहीं करी, तो वी कांट से कि इट इज ट्रू, मे बी अदर रीजन की वजह से वो जो है फेल हो चुका होगा। ठीक, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। स्टेटमेंट 4, एक्सरसाइज इज इंपॉर्टेंट फॉर गुड हेल्थ, एक डॉक्टर बोलता है कि जो एक्सरसाइज है वो अच्छी सेहत के लिए इंपॉर्टेंट है। मार्क एक्सरसाइज डेली बट ऑफन ईट जंक फूड, मार्क है वो डेली एक्सरसाइज करता है बट कभी कभार जो है जंक फूड खाता है, ऑफन। ठीक है, वो जंक फूड खाता है। ठीक, अब कंक्लूजन क्या है? मार्क हैज गुड हेल्थ, मार्क का जो सेहत है वो अच्छा है। कहीं पे ऐसा लिखा है कि उसका सेहत अच्छा है? नहीं लिखा है। कहीं पे स्टेटमेंट में कहीं पे लिखा है कि जो मार्क का सेहत अच्छा है? नहीं है लिखा है, तो इसको हम गलत मानेंगे। मार्क्स डाइट माइट अफेक्ट हिज हेल्थ नेगेटिवली, मार्क का जो डाइट है वो उसकी सेहत पे नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकता है। हाँ, डाल सकता है। माइट, शायद वो इसके हेल्थ पे नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकता है क्योंकि वो जंक फूड खाता है। आपको पता है जंक फूड से आपकी हेल्थ खराब हो सकती है, तो यहाँ पे ऐसा ही लिखा है कि मार्क का जो डाइट है शायद वो इसकी हेल्थ पे नेगेटिव इंपैक्ट, नेगेटिव असर डाल सकता है, तो इसको हम सही मानेंगे। ठीक है, सो ऑन कंक्लूजन टू फॉलोज,
Exercising is beneficial, but eating junk food can be harmful, suggesting his diet may impact his health negatively. However, there is no information confirming whether Mark currently has good health or not. ठीक, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। एक और स्टेप सवाल है, कार्स काजेस एयर पोल्यूशन, जो कार से एयर पोल्यूशन होता है एनवायरमेंटलिस्ट बोलता है, ठीक है। फिर दूसरा स्टेटमेंट क्या है, इलेक्ट्रिक कार्स दे इमिट नो पोल्यूशन, इलेक्ट्रिक कार्स की वजह से कोई भी पोल्यूशन नहीं होता। अब कंक्लूजन में क्या है, इलेक्ट्रिक कार्स दे आर एनवायरमेंटल फ्रेंडली, इलेक्ट्रिक कार जो है वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली। हाँ बिल्कुल, हम इस कंक्लूजन को बिल्कुल मान सकते हैं, क्यों, क्योंकि वो कोई पोल्यूशन ही क्रिएट नहीं करते, तो हम ही मान सकते हैं कि वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली होगी। दूसरा, ओनली इलेक्ट्रिक कार शुड बी अलाउड ऑन द रोड, सिर्फ इलेक्ट्रिक कार्स को ही अलाउ किया जाना चाहिए कि वो रोड पे चले। ऐसा तो किसी स्टेटमेंट में कहीं भी नहीं लिखा है कि सिर्फ इलेक्ट्रिक कार्स को चलना चाहिए, ये तो आपकी एक राय है, तो इसको हम गलत मानेंगे, ठीक है। सो द राइट आंसर विल बी ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, ठीक है। सिंस इलेक्ट्रिक कार डू नॉट इमिट पोल्यूशन सो दे कैन बी कंसिडर्ड एनवायरमेंटल फ्रेंडली, बट कंक्लूजन सेकंड जो है एक एक्सट्रीम मेजर है, एक आपकी राय है, एक मेजर है, लेकिन ये स्टेटमेंट में कहीं पे भी सजेस्टेड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, स्टडिंग रेगुलरली इंप्रूव्स परफॉर्मेंस सेज अ टीचर, अगर आप रेगुलरली पढ़ाई करेंगे, कंसिस्टेंटली पढ़ाई करेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी, एक टीचर बोलता है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट, सारा स्टडीज ओनली द नाइट बिफोर एग्जाम, जो सारा है वो एग्जाम से एक रात पहले पढ़ती है, ठीक। ये दो स्टेटमेंट से। अब कंक्लूजन में क्या लिखा है, सारा मे नॉट परफॉर्म एज वेल एज स्टूडेंट्स हु स्टडी रेगुलरली, यहाँ पे लिखा है कि सारा जो है अपना जो परफॉर्म है वो शायद अच्छे से नहीं करेंगी जैसे बाकी स्टूडेंट्स करते हैं जो रेगुलरली पढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल, हम ये मान सकते हैं, क्योंकि टीचर पहले ही बोलता है कि अगर आप कंसिस्टेंटली पढ़ाई करोगे तो आपकी परफॉर्मेंस बढ़ेंगी, और फिर लिखा है कि सारा जो है सिर्फ एक रात पहले एग्जाम से पहले पढ़ती है, तो हम ये मान सकते हैं कि सारा जो है शायद उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे जितना बाकी स्टूडेंट्स परफॉर्म करते हैं जो रेगुलरली पढ़ते हैं, तो इस कंक्लूजन को हम सही मानेंगे। सारा विल फेल एग्जाम, ये तो बिल्कुल गलत है, क्यों वो फेल हो जाएंगे, कहीं पे ऐसा स्टेटमेंट में लिखा है कि वो फेल हो जाएंगे, सिर्फ इतना लिखा है कि वो एग्जाम से पहले एक रात पढ़ती है, बट इट डजंट मीन दैट शी विल फेल द एग्जाम्स, वो पास भी हो सकती है, हाँ परफॉर्मेंस कम हो सकती है बट पास भी हो सकती है, तो ऐसा कहीं पे भी स्टेटमेंट में नहीं लिखा है, तो स्टेटमेंट सेकंड जो है वो गलत होगा। यही आप एक्सप्लेनेशन में भी देखेंगे जो मैंने आपको बोला, रेगुलर स्टडीइंग इज लिंक्ड टू बेटर परफॉर्मेंस, सजेस्टिंग सारा's irregular study habits might impact her performance, however it does not necessarily mean that she will fail, जरूरी नहीं कि वो फेल हो जाएंगे, ठीक है। सेवंथ जो है सवाल क्या है, फ्रेश फ्रूट्स आर हेल्दी सेज अ डाइटिशियन, बोलता है कि जो फ्रेश फ्रूट्स है वो हेल्दी है, डाइटिशियन बोलता है वो सेहत के लिए अच्छे हैं। फिर सेकंड स्टेटमेंट क्या है, सारा ऑफन ईट्स पैकेज स्नैक, जो सारा है वो ऑफन जो है पैकेज स्नैक्स खाती हैं। अब कंक्लूजन क्या है, सारा माइट नॉट बी फॉलोइंग हेल्दी डाइट, सारा जो है शायद वो हेल्दी डाइट फॉलो नहीं करती होंगी, पैकेज स्नैक्स आर अनहेल्दी। देखो पहला स्टेटमेंट लिखा है शायद, तो हमें सही मानेंगे, ठीक है, क्योंकि वो पैकेज स्नैक्स खाते तो हम ये मान सकते हैं शायद वो हेल्दी डाइट फॉलो नहीं कर रही होंगी, ठीक है। अगर सिर्फ इतना लिखा होता है, डेफिनेट लिखा होता है सारा इज नॉट फॉलोइंग हेल्दी डाइट, तो हम इसको गलत मानते। इसीलिए मैंने आपको बोला कि डेफिनेट और शायद में आपको फर्क आनी चाहिए कि हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन द टू स्टेटमेंट, ठीक है, माइट में और डेफिनेट में क्या फर्क है। पैकेज स्नैक इज अनहेल्दी, यहाँ पे डायरेक्ट स्टेटमेंट लिखा है कि जो पैकेज स्नैक है वो अनहेल्दी है, जरूरी नहीं कि जो पैकेज स्नैक सारे के सारे अनहेल्दी होंगे, कई अच्छे भी हो सकते हैं, ये डायरेक्ट लिखा है तो इसको हम गलत मानेंगे। सो ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। Since fresh fruits are healthy and Sarah often eats packaged snacks, so her diet might not be as healthy. So statement doesn't imply all packaged statements are unhealthy. ये भी मैंने आपको अभी बोला, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ऑल ट्रेनर्स आर ऑन टाइम इन दिस रेलवे स्टेशन, इस रेलवे स्टेशन पे सारे के सारे जो ट्रेन है वो टाइम पे है, ठीक है। द एक्सप्रेस ट्रेन इज अ पॉपुलर ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन क्या है, एक पॉपुलर ट्रेन है। अब कंक्लूजन में क्या लिखा है, देखो जितनी भी ट्रेन हैं वो ऑन टाइम है इस रेलवे स्टेशन पे, और जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो पॉपुलर ट्रेन है। अब कंक्लूजन में क्या लिखा है, द एक्सप्रेस ट्रेन इज ऑन टाइम, एक्सप्रेस ट्रेन टाइम पे है, हाँ बिल्कुल हम इसको मानेंगे, क्यों, क्योंकि देखो सारे के सारे जो ट्रेन है वो टाइम पे है, और जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो भी एक ट्रेन है तो वो भी टाइम पे ही होगी, तो इसको हम सही मानेंगे। दूसरा, ऑल पॉपुलर ट्रेन इज ऑन टाइम, जितनी भी पॉपुलर ट्रेन है वो सारे के सारे टाइम पे हैं, इसके बारे में तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं हुई कि पॉपुलर ट्रेन टाइम पे है कि नहीं है, ठीक है।
ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि जितने भी ट्रेनर्स हैं इस रेलवे स्टेशन पे वो सारे के सारे टाइम पे होते हैं। दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो पॉपुलर ट्रेन है। अब कंक्लूजन में क्या लिखा है, जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो टाइम पे है। अब थोड़ा बहुत यहाँ पे कंफ्यूजन ये है कि हमें नहीं पता कि ये एक्सप्रेस ट्रेन कहाँ पे है, ठीक, मतलब कि इस स्टेशन में है या उस स्टेशन में। अगर यहाँ पे इतना लिखा होता, देखो आप ब्रैकेट में लिखेंगे ऑन दिस स्टेशन, ठीक है, इस स्टेशन पे जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो ऑन टाइम है, बिल्कुल हम इसको सही मानेंगे, ठीक। दूसरा, ऑल पॉपुलर ट्रेन और ऑन टाइम, जितनी पॉपुलर ट्रेन है वो ऑन टाइम है, क्योंकि हमें पॉपुलर ट्रेन के बारे में नहीं पता स्टेटमेंट में, ठीक। ये पॉपुलर ट्रेन किसी और स्टेशन पे भी हो सकते हैं, तो हम इसको गलत मानेंगे, ठीक है। सो ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज, बट इसमें कंडीशन ये है कि जो वो एक्सप्रेस ट्रेन होगी वो इस स्टेशन पे होनी चाहिए, ठीक है। सो ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज। ये आप देख सकते हैं, सिंस ऑल ट्रेन इज और ऑन टाइम द एक्सप्रेस ट्रेन बीइंग ए ट्रेन विल आल्सो बी ऑन टाइम ऑन दिस स्टेशन, ऑन दिस स्टेशन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा आपको वर्डिंग का भी ख्याल रखना है, ठीक है। सो देयर इज नो मेंशन इंफॉर्मेशन अबाउट अदर पॉपुलर ट्रेन, सो हम पॉपुलर ट्रेन के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। अगर सिर्फ इतना लिखा होता, अगर सिर्फ इतना ही लिखा है सवाल में द एक्सप्रेस ट्रेन इज ऑन टाइम, तो मेरे हिसाब से इसमें नीदर वाला केस लगेगा, नीदर कंक्लूजन फॉलोज, ठीक है। बट अगर यहाँ पे ये लिखा है कि द एक्सप्रेस ट्रेन ऑन दिस रेलवे स्टेशन इज ऑन टाइम, तो तब ओनली कंक्लूजन वन फॉलो होगा। तो डिपेंड करता है कि आपके एग्जाम में जो वर्डिंग है वो कैसी होगी, आपको उसी हिसाब से जो है अपना जो आंसर है वो मार्क करना। अगर सिर्फ इतना ही लिखा है तो आप नीदर वाला केस लगाएंगे। अगर ये लिखा है पहले वाले कंक्लूजन में कि ऑन दिस स्टेशन, जो मैंने अभी इसमें ऐड ऑन किया, तब जाके आप पहला कंक्लूजन आप फॉलो करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ईटिंग टू मच शुगर कैन लीड टू डायबिटीज सेज अ डॉक्टर। एक डॉक्टर बोलता है कि अगर आप ज्यादा शुगर खाएंगे तो आपको डायबिटीज हो सकती है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, जॉन ईट इज अ लॉट ऑफ शुगरी फूड डेली। जो जॉन है वो रोज जो है शुगरी फूड्स खाता है, शुगर के जो है फूड्स हैं, शुगर ज्यादा खाता है, ठीक। अब जो कंक्लूजन में क्या लिखा है, जॉन विल गेट डायबिटीज, जॉन को डायबिटीज होगी। ये डिफरेंट वाला केस है तो इसको नहीं मानेंगे। जरूरी नहीं कि उसको डायबिटीज हो सकती है, हाँ उसको वो शुगर फूड ज्यादा खाता है तो चांसेस है कि उसको डायबिटीज होगी, ही माइट गेट डायबिटीज, बट ऐसा कोई डेफिनेट नहीं है कि उसको डायबिटीज हो जाएंगे। तो सेकंड कंक्लूजन क्या है, जॉन's डाइट इंक्रीजेस रिस्क ऑफ डायबिटीज, जॉन के डाइट से उसके डायबिटीज होने का खतरा ज्यादा है। तो ये वाला स्टेटमेंट हम मानेंगे, क्योंकि शुगर खाने से डायबिटीज होती है, तो जॉन भी शुगर खाता है तो उसकी डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा है। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि डेफिनेटली उसको डायबिटीज हो ही जाएंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि तो पहला वाले कंक्लूजन को हम गलत मानेंगे, ठीक है। So only conclusion second follows. Excessive sugar consumption increases the risk of diabetes, but it is not guaranteed that John will get diabetes. ठीक है, जो मैंने अभी आपको बोला। Next, to qualify for the interview, applicants must have minimum of 2 years of experience. एक इंटरव्यू को क्वालिफाई करने के लिए, मतलब एक इंटरव्यू तक पहुंचने के लिए, एक इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होने के लिए आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। दूसरा स्टेटमेंट, सारा को 3 साल का एक्सपीरियंस है, सारा के पास 3 साल का एक्सपीरियंस है। अब कंक्लूजन में क्या है, सारा इज क्वालिफाइड फॉर द इंटरव्यू, बिल्कुल एकदम से करेक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सारा इस इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई, क्योंकि उसको तो 3 साल का एक्सपीरियंस है, इंटरव्यू के लिए तो आपको 2 साल का ही एक्सपीरियंस चाहिए। तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल डेफिनेट है, सही है, ठीक। सारा विल गेट द जॉब, सारा को जॉब मिलेगा, क्या ऐसा कहीं पे स्टेटमेंट में नहीं लिखा है? नहीं लिखा है, तो इसको हम गलत मानेंगे। सारा इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उसको जॉब मिलेगा। जॉब मिलने के लिए आपको इंटरव्यू को क्वालिफाई करना जरूरी है, जिसके बारे में हमें कहीं भी स्टेटमेंट में नहीं लिखा है। तो सारा इज क्वालिफाइड फॉर द इंटरव्यू बट शी विल नॉट गेट द जॉब, ठीक। सो इसमें हम कंक्लूजन पहले को फॉलो करेंगे, विद 3 years of experience or meets the qualification criteria for the interview. However, qualifying for the interview doesn't guarantee that she will get the job. I hope ये भी आपको समझ आ चुका होगा। सो दैट वाज द एंड ऑफ स्लाइड। आई होप जो स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले सवाल है, इसमें आप वर्ड्स का ध्यान रखेंगे, कहाँ पे शायद है, कहाँ पे डेफिनेट है, कहाँ पे कौन सा वर्ड है। तो वर्ड्स का ध्यान रखना है, इंटरप्रिटेशन का ध्यान रखना है, ठीक। और अपना कोई दिमाग नहीं लड़ाना है, सिर्फ जो स्टेटमेंट में दिया हुआ है उसी को मद्देनजर रखते हुए आपको कंक्लूजन ड्रॉ करना है, ठीक। आई होप वीडियो पसंद आ चुका है, एंड अगर वीडियो पसंद आ चुका है तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना ना भूलें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।